चलिए आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो रेलवे ग्रुप डी का क्लास चलने वाला है। सारा ही प्रश्न ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो सीधे एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है, समय बहुत ही कम है। अब हम लोग वही क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जा सके, वैसे ही प्रश्न को देखने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो जितना भी प्रश्न बता रहा हूं वो सभी प्रश्न अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं करती है। बताना है आप लोगों को कि जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो किस माध्यम में गमन नहीं करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम सवाल को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखना है कि निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम होती है हवा में, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां से याद रखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्य शून्य कब होता है। जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है। तो याद रखिए कि जब कोण 90 डिग्री का होता है तो कार्य शून्य हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिए कि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो याद रखिए कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पास्कल का नियम किस पर लागू होता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि पास्कल का नियम किस पर लागू होता है। तो याद रखिएगा कि ये लागू होता है हमारा द्रवों पर लागू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए कि पास्कल का नियम कब और किसने दिया। तो आप लोग को याद रखना है कि पास्कल का नियम ब्लेज ब्लेज पास्कल ने दिए थे। ब्लेज पास्कल ने दिए थे। कब दिए थे। तो 1653 में दिए थे। इसको भी ध्यान में रखना है, 1653 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बताना है कि किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। आप लोगों ने देखा होगा कि टावर वगैरह पे लाल लाइट का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि ये दूर से ही दिखाई देता है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ध्यान में रखिएगा। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य हो जाएगा बैगनी का। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। काफी सिंपल प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है कि काला दिखाई देता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं से याद रखिए कि तारों का टिमटिमाना कौन सा परिवर्तन है। तो याद रखिए कि वायुमंडलीय अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना कौन सा परिवर्तन है। तो आपको याद रखना है कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। बताना है कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। तो आपको याद रखना है कि अणुओं के बीच संसंजक बल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर प्रश्न है विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का तीव्रता मापने के लिए हम आममीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि लेंस की क्षमता और फोकस के बीच क्या संबंध है। तो आप लोग याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है। सवाल पूछ रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है। तो आपको याद रखना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न है
उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है। तो आप लोग याद रखिए कि इसका जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। सवाल पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। तो आपको याद रखना है कि हेनरी कैडविस ने ज्ञात किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में आम मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। सवाल कह रहा है कि विद्युत परिपथ को आम मीटर में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब बर्फ पिघलता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल पूछ रहा है कि जब बर्फ पिघलता है तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए कि आयतन पे प्रभाव यानी कि घटता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक ऐसे ही पूछा जाता है कि बर्फ का पिघलना क्या है। तो आप लोग को याद रखिए कि बर्फ का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सवाल पूछ रहा है कि प्राथमिक सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आपको याद रखिएगा कि रासायनिक सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर प्रश्न है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कि जो बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिए कि अनंत होती है, यानी कि इन्फिनिट होती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। सवाल कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। काफी सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा सोलर सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए कि सोलर सेल किस चीज का बना होता है। तो ये सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है आधुनिक अवध सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। सवाल कह रहा है कि आधुनिक अवध सारणी में कितने वर्ग होते हैं और कितने आवर्त होते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ग 18 होते हैं और आवर्त 7 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है। तो आपको याद रखना है कि रेटिना के आगे बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि नेत्रदान में किस चीज का दान दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिए कि इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग जिप्सम का सूत्र पता होना चाहिए कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये हो गया हमारा जिप्सम का सूत्र। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए कि CaSO4 हाफ H2O। ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सवाल कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए 24 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने किए थे, सॉरी जेम्स चैडविक ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल है कैसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो याद रखिए कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, दही या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सवाल कह रहा है कि दही या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो आपको याद रखना है कि इसमें लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सीट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो याद रखना है कि खट्टे फलों में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में पाया जाता है या फिर मधुमक्खी में पाया जाता है, ये सब में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिए कि सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? सबसे पहले आप लोग को सीएनजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मीथेन का सूत्र भी पता होना चाहिए कि मीथेन का सूत्र होता है CH4। और एक प्रश्न अगर पूछ ले जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखना है कि जो भविष्य का ईंधन है वो हाइड्रोजन है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, एक्वारेजिया अम्ल राज में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? सवाल कह रहा है कि एक्वारेजिया अम्ल राज में कौन सा अम्ल मिलाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन पता नहीं चल रहा है, तो इसको रहने देते हैं, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक अवध सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? सवाल कह रहा है कि आधुनिक अवध सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आपको याद रखना है कि इसका आधार है परमाणु संख्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो याद रखना है कि बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सवाल पूछ रहा है कि कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा, जिसका कि सूत्र होता है NaOH। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको याद रखना है कि हीलियम गैस भरी जाती है, जिसका सूत्र होता है He। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा है गैस है? तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, ये भी सवाल को ध्यान में रखना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सवाल कह रहा है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया था कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे हमारा इमली हो गया, अंगूर हो गया, ये सब सारे चीजें हैं जो कि खट्टे पदार्थ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल पूछ सकता है कि मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा होता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो आपको याद रखना है कि उसका रंग दूधिया हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए कि पीएच स्केल की खोज कब की गई थी? तो इसको भी ध्यान में रखना है कि पीएच स्केल की खोज 1909 में की गई थी। चलिए 35 नंबर प्रश्न है,
स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल एक ऐसे पूछा जाता है कि फ्यूज किस चीज का बना होता है, तो आपको याद रखना है कि फ्यूज जो बना होता है वो सीसा और टीन का मिश्रण से बना होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? सवाल कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा। तो याद रखिए कि भारी जल का सूत्र होता है डीटीओ, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपने देखा होगा कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, सोडियम को किस द्रव के अंदर डुबोकर रखा जाता है? यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि सोडियम को किस द्रव के अंदर डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन दिया गया है पानी, अल्कोहल, मिट्टी के तेल या फिर पेट्रोल। तो आपको याद रखना है कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि काफी ही ज्यादा ये क्रियाशील धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के किस भाग में होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के किस भाग में होता है? याद रखिए कि आरबीसी का निर्माण आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 120 दिनों का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो आपको याद रखना है कि ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए याद यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाए कि मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष पाए जाते हैं। चलिए मानव शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बताना है कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसे हम लोग तन्यता कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? अभी मैंने इसका उत्तर ऊपर बताया था कि मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सवाल पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिए कि स्टेप्स हो जाएगा जो कि कान में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। कहाँ पे पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? सवाल पूछ रहा है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो आपको याद रखना है कि ये हरित लवंग में संपन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि किसे कहते हैं? आप लोग को बताना है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिए कि विटामिन सी की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी किससे मिलता है? तो आपको यह भी याद रखना है कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलिए
47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से, सवाल पूछ रहा है कि पेसमेकर का जो संबंध है वो शरीर के किस अंग से है। तो आपको याद रखना है कि हृदय से है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और घेंघा किसकी कमी से होता है, तो याद रखना है कि घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। और रिक्टेस कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखें कि विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो याद रखना है कि डी डुबे ने किए थे लाइसोसोम की खोज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा यहाँ से ऐसे भी सवाल पूछता है कि कोशिका की खोज कब और किसने की थी। इसको भी ध्यान में रखना है कि कोशिका की खोज कब और किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी, तो याद रखिएगा कि 1665 में की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। अभी मैंने यह सवाल बताया भी था कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिए कि वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि लार में टाइलिन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो आपको याद रखना है कि जो एनीमिया रोग होता है वो लोहे की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। सवाल पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो आपको याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ऑक्सीजन को हम लोग फिर लेते हैं। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य काय क्या होता है। सवाल पूछ रहा है कि WBC का मुख्य काय क्या होता है। तो इसका जो मुख्य काय होता है वो रोगों से रक्षा करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखिए कि ये एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है आपातकालीन ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे याद रखिए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। 57 नंबर प्रश्न है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी। बताना है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। कब किए थे, तो 1796 में किए थे। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का मूलभूत की इकाई क्या है। सवाल कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का जो मूलभूत का इकाई है वो क्या है। तो याद रखिए कि न्यूरॉन हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, रिक्टेस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सवाल कह रहा है कि रिक्टेस रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रखिए कि हड्डियों को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसका। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये तो काफी सिंपल प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो, आप लोग सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी कि इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है।
देखो 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी के 32 और 32 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6 यानी कि 64। 64 देखो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। सवाल कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ पे प्राकृत संख्या दिया भी हुआ है तो आपको याद होना चाहिए कि औसत बराबर सूत्र क्या होता है। औसत बराबर जो सूत्र होता है वो होता है राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। तो हमारा कितना है 3 2 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 5 यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। देखो औसत बराबर सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। तो राशियों का कितना है, राशियों का हमारा योग हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और फिर टोटल संख्या को काउंट कर लेना है। टोटल कितना 1 2 3 4 5 और 5 से मल्टीप्लाई 5 से बटे में 5 कर देना है ऊपर सबको जोड़ के और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है यदि एप्पल को बी की एम एफ लिखा जाता है तो मैंगो को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये भी सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सवाल कह रहा है कि यदि एप्पल को बी क्यू की एम एफ लिखा जाता है तो मैंगो को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो याद रखिए कि उसी भाषा में एन बी ओ ओ एच पी लिखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से है उसी प्रकार का संबंध किससे होगा। काफी सिंपल प्रश्न, थोड़ा सा सोचिए और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 65 नंबर प्रश्न है वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 और 18 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित करती है। सवाल सिंपल सा पूछ रहा है आपसे कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 12 और 18 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित करती है। तो सिंपल सा प्रश्न है 6 है जो कि पूरी तरीके से इससे भी विभाजित हो जाएगा और इससे भी विभाजित हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न है विषम शब्द को चुनिए। ये तो काफी सिंपल प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो यहाँ पे विषम हमारा आलू है, बाकी सभी है बाकी ये भी फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, ऐसे भी आप लोग चूज कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और ऐसे भी हो सकता है कि आलू एक प्रकार का सब्जी है और तना वाला भी फल है। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ टाइम्स है तो 10 यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को इतना में खरीद कर इतना में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। काफी सिंपल प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत इसका क्या होगा। तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा ए 25% का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल आपसे इस टाइप का पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना का इतना परसेंट क्या है। काफी सिंपल प्रश्न है, आप लोग को इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। 250 इंटू 20 इंटू 100 इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का हम लोगों ने सारा ही क्वेश्चन देख लिया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था।